वैसे तो डेट्स के हिसाब से चलें तो पहले ब्रिटेन आजाद हुआ, फिर इटली आजाद हुआ, फिर जर्मनी आजाद हुआ। हमारी किताब में पहले जर्मनी का बताया, फिर इटली, फिर ब्रिटेन। अब उसका कारण मैं इसलिए बताता हूँ, ये इसलिए किताब में ऐसा रखा हुआ है क्योंकि पहले जर्मनी की जो भी कहानी हुई उसका रिलेशन इटली से जाता है। वो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कि जो पोप है, वो पैपल स्टेट है, उसको फ्रेंच की आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, वो लड़ने चली जाती है किसके साथ? जर्मन के साथ। तो वो चीज को जस्टिफाई, वो चीज शायद ना समझ पाए, इसलिए पहले जर्मनी का बता दिया है। और जो ब्रिटेन में जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है, वो काफी सारी सिचुएशंस के एग्जांपल, जैसे कैथोलिक चर्च, वो सब चीज बताई गई है। तो इसलिए तो कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन बेटर है। अगर जर्मनी में कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि वो इटली में ज्यादा अच्छे समझ में आए, इटली में कुछ चीजें का एक्सप्लेनेशन ऐसा है वो ब्रिटेन के केस में ज्यादा, मतलब ब्रिटेन की जब आप पढ़ोगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, इसलिए शायद, इसलिए डेट्स, इसलिए वो टॉपिक पहले दिए हुए हैं, बात में नहीं। यही मेरी थ्योरी है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन दिया हुआ है आपकी किताब में। अब अगेन, कल भी मैंने बोला था आपके, हम नॉर्मली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं, पर जर्मनी के मामले में, जर्मनी इटली के मामले में बोला है मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने ही उसे बनाया है, राजा ने और उसके साथियों ने मिलकर बनाया है, ना कि लोगों ने। इसलिए हम यूनिफाइड नहीं बोल सकते, मेकिंग बोल सकते हैं। तो किताब वही, जो ब्रिटेन एक हुआ है, ब्रिटेन राज्य जो बना है, उसको ये अजीब सा केस बोल रहे हैं, बड़ी अजीब सी परिस्थिति में बना हुआ है। ऐसी कैसी अजीब परिस्थिति है? परिस्थिति अजीब इसलिए क्योंकि जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी, जिस हिसाब से देश एक हुए, सबसे यूनिक केस इसमें है। वो चीजें यहां नहीं हुई। जो भी चीज आपके यूनिफिकेशन में आई है, चाहे वो ग्रीस हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, वो कैसे बने हैं, वो देश कैसे बने? ब्रिटेन वैसा नहीं बना। ब्रिटेन बना है दो चीजों पे। ब्रिटेन जो बना है वो दो आधार पे बना है, दो चीजों के आधार पे बना है। एक धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, और एक अपना कोलोनिज्म के आधार में। कोलोनिज्म एंड रिलीजन, मतलब यहां पे कोई जंग वंग नहीं लड़ी है ना, यहां के लोग इकट्ठा होके आजादी मांगे, ना किसी तरह का रेवोल्यूशन हुआ है, ना नेशनलिज्म का आइडिया है, ना इक्वालिटी का आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब इन दोनों के आधार पे, सब पॉलिटिक्स के आधार पे। एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, एवरीथिंग हैपेंड इन केस ऑफ पॉलिटिक्स। और जो अंग्रेज हमारे भारत में आके राज करके गए, कैसे राज किया, क्या क्या उनने पॉलिटिक्स की, वो हमें, उसका भी हमें कहीं ना कहीं हिंट देखने को मिलेगा। क्या हमारे इंडिया में उनने कॉलोनिज्म किया? ब्रिटेन वालों ने कॉलोनिज्म किया? क्या धर्म के आधार पे उनने राज किया? तो धर्म के आधार पे और कॉलोनिज्म के आधार पे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है। तो आइए मैप देखते हैं। ब्रिटेन आपका आइलैंड्स में, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल, ब्रिटिश आइलैंड, ये ओवरऑल, ठीक है। अब ये वाला छोटा सा आइलैंड, ये है आयरलैंड। आयरलैंड बटाओ दो हिस्सों में, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड। ओके, ये नॉर्थ आयरलैंड और ये साउथ आयरलैंड। ये वाला जो, ये पूरा पूरा है ना ब्रिटिश आइल, ये पूरा पूरा ब्रिटिश आइल, ये वाला पार्ट आयरलैंड। अब इधर आओ, ये इधर, दिस इज स्कॉटलैंड, दिस इज स्कॉटलैंड, दिस इज इंग्लैंड, इंग्लैंड।
दिस इज वेल्स, आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इन चारों हिस्सों में सबसे मेन कौन है? इंग्लैंड। इन चारों में इंग्लैंड मेन है, मतलब पावर किसके पास रहेगी? इंग्लैंड के पास। बड़ा मतलब ज्योग्राफी के मामले में नहीं कह रहा था मैं, मतलब हाँ पावर के मामले में कह रहा था। इंग्लैंड जब यूनिफिकेशन में, इंग्लैंड यूनिफिकेशन जब होता है, वेल्स इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बनता है, और आयरलैंड का नॉर्थ वाला हिस्सा इंग्लैंड का पार्ट बनता है। मतलब ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, ये है, ये कहानी है पूरी ब्रिटेन की, ये वाली पूरी कहानी है। अब सुनिए, अब अपन सिर्फ ये बॉक्स बना रहा हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये है ग्रेट ब्रिटेन है, यहां तक समझे? सिर्फ ये वाला बड़ा वाला ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ये बड़ा जमीन का टुकड़ा, और ये सिर्फ नॉर्थ का पार्ट, ये इसमें ऐड कर रहा हूं, ये बड़ा जमीन का टुकड़ा और सिर्फ नॉर्थ का आयरलैंड, सिर्फ नॉर्थ आयरलैंड, ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सिर्फ ये हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन है, और ये नॉर्थ आयरलैंड मिला के यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश पे पर्टिकुलरली जो राज किया था वो ग्रेट ब्रिटेन ने किया था। पर्टिकुलरली देखा जाए, जो हमारे देश में राज किया वो ग्रेट ब्रिटेन ने राज किया। ज्योग्राफी समझ में आ गई सबको? अब आते हैं इस वाले एंगल पे, डेट्स की कहानी की शुरुआत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलते हैं, यहां लिखता हूं। अब मैंने क्या कहा, सब इंग्लैंड का पार्ट बनते हैं, सारे हिस्से इंग्लैंड का पार्ट बनते हैं। सबसे पहली डेट 1200 AD, वेल्स बनता है इंग्लैंड का पार्ट, वेल्स बिकम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये इससे कब जुड़ता है? 1200s में जुड़ता है। हालांकि ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, ये बस एक अंदाजे वाली डेट है, ना आपकी किताब में बस एक अंदाजे वाली डेट है ये, ठीक है? इंग्लैंड की एक तरह से फ्रीडम 1688 में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट बनती है 1688 में, ठीक है? इंग्लैंड की पार्लियामेंट बनती है 1688 में। ये जो पार्लियामेंट बनती है, जो राजा है उससे पावर ले लेती है, मतलब राजा की पावर को कम कर देती है, ठीक है? तो इंग्लैंड पार्लियामेंट के पास पावर ज्यादा है। ओके, अब अपना 1707 स्कॉटलैंड बना है इंग्लैंड का पार्ट। कैसे बनता है अभी जस्ट बताऊंगा। और 1801 में कौन किसका पार्ट बनेगा? नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट बनेगा। चलिए अब आते हैं कैसे। कॉलोनिज्म के आधार पे स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बनता है, धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट बनता है। अब ये धर्म वाला एंगल क्या है और कॉलोनिज्म वाला एंगल क्या है, ये समझते हैं। पहले अपन स्कॉटलैंड इंग्लैंड का बात करते हैं। अब इंग्लैंड 1688 में बहुत पावरफुल हो गया। 1688 से धीरे धीरे वो दूसरी देश पे कॉलोनिज्म करने लगा।
इंग्लैंड पैसे वाला बनने लगा, इंग्लैंड में पैसा बहुत आने लगा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया। सबसे पहले मैंने बोला था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ चालू होता है? फिर जाता है फ्रांस में, फिर जाता है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, फिर रशिया में। क्या चीज? इसलिए तो स्ट्रेंज केस बता रहा हूं मैं। That's why I'm telling you the strange case. इंग्लैंड के पास पैसा बहुत आने लगा, तो जब इसके पास पैसा आने लगा, और वेल्स तो पहले ही उसका पार्ट है, तो अब इंग्लैंड ने कोलोनिज्म के मामले में बहुत बहुत देशों में कब्जा किया। कनाडा, साउथ अमेरिका, थोड़ा सा यूएसए, वेनेजुएला, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो पड़ोसी को छोड़ देंगे क्या? पड़ोसी को छोड़ देंगे? स्कॉटलैंड में वहां का कल्चर अलग है, इंग्लैंड का कल्चर अलग है ना। इंग्लैंड वाले धीरे धीरे यहाँ पे अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना ड्रेसिंग सेंस सब धीरे धीरे थोपने लगे। जैसे इंडियंस को अंग्रेज बनाया, इंग्लिश बोलो, हमारे जैसे कपड़े पहनो, हमारी किताबें पढ़ो, हम जैसे हमारे जैसे बनो, नॉट पर्टिकुलरली इन इक्वल लेवल, हमसे नीचे, जिससे आप अंदर से इंडियन हो पर ऊपर से इंडियन दिख रहे हो पर अंदर से आप अंग्रेज हो। तो यही सेम चीज ये स्कॉटलैंड पे करने लगे, और धीरे धीरे इसी के दम पे ये हो जाता। ये अपनी धीरे धीरे अपनी भाषा, अपने वो सब भूलने लगते हैं। नॉट कंप्लीटली बट यस। और प्लस इनके पास पैसा पावर भी बहुत है। वही पैसा पावर भी बहुत है, तो धीरे धीरे ये झुक गए और आ गए इसके अंदर। ये हो गया आपका कोलोनिज्म। चलिए अब धर्म की बात करते हैं। भले ही आपके यूरोप में क्रिश्चियनिटी धर्म चलता है, पर इस धर्म के दो हिस्से हैं, इस रिलीजन के दो हिस्से हैं। एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट्स। एक है कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट्स, ये धर्म है दो। कैथोलिक से पुराने जमाने के क्रिश्चियंस, पुरानी सोच के क्रिश्चियंस, ये नए जमाने के। अब इंग्लैंड जैसा देश, ये नए जमाने का, पी लिख रहा हूं, प्रोटेस्टेंट्स, ये नए जमाने की क्रिश्चियंस है। ज्यादातर यहाँ पे नए जमाने के क्रिश्चियंस रहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को भी इनने प्रमोट किया है। दूसरे देशों में अपने अपने हिसाब से तो नए नए टाइप से प्रमोट किया है। इंडिया के लोग भी काफी सारे क्रिश्चियंस बने, इन्हीं की देन है प्रोटेस्टेंट्स। स्कॉटलैंड में भी ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट ही रहते थे। तो धर्म के मामले में ये लोग लड़े नहीं, और ये एक नहीं, मतलब एक भी हो गए, इशू नहीं आया। पर आयरलैंड की कहानी अलग थी। साउथ में रहते थे कैथोलिक्स, नॉर्थ में रहते थे प्रोटेस्टेंट्स। साउथ में रहते थे कैथोलिक्स और नॉर्थ में रहते थे प्रोटेस्टेंट्स। इन दोनों की बनती नहीं। ये बोलता है मेरा क्रिश्चियनिटी का जो तरीका है वो बेटर है, मैं क्रिश्चियनिटी हम जैसे फॉलो करते हैं वो बेटर है। ये बोलते हैं नहीं, हम बेटर है, टाइम के साथ हम चेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों की बनती नहीं है, ये दोनों लड़ते रहते हैं। इसी लड़ाई का फायदा इंग्लैंड उठाता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं ज्यादातर, ये भी प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं। बोला हम भी प्रोटेस्टेंट, तुम भी प्रोटेस्टेंट, हम आपकी मदद करेंगे इनसे लड़ने के लिए, और इनके पास पैसा, पावर, आर्मी ज्यादा है, तो ये इस पे भारी पड़ जाते हैं। और आयरलैंड फोर्सफुली इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है। एक दो बार रीड करोगे और डिटेल में समझ में आएगा, पर मैंने ओवरऑल पूरी कहानी बता दी है मैंने आपको ब्रिटेन की। ये 4 डेट है, ये 3 डेट है ना। लड़ाई वाली भी है 1798, ये जो दोनों की लड़ाई है 1798 की लड़ाई है।
डेट यही है ना 1798। हाँ, आयरलैंड का जो ये है उसमें वुल्फ टोन का नाम आता है। ये भी वहां के रेवोल्यूशनरी है जिन्हें ट्राई किया था, पढ़ के दिखाता हूँ। लिसन, ओके। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर द लार्ज कैथोलिक्स। इनने इनकी हेल्प की लड़ने में, ठीक है। Catholics revolution against British dominance were suppressed after a failed revolution led by Wolfe Tone and his United Irishmen. Basically यहाँ पे इस चीज को इसने कोशिश की सही करने की और नाकामयाब रहा। रेवोल्यूशन करके इसने कोशिश की, 1798 में इसने कोशिश की पर नाकामयाब रहा। हाँ वही तो, टाइम भी लिया। आप डेट देख रहे हो, उसने वेट किया, उसने नेचुरली वेट किया, जो जब है उसका मौके का फायदा उठा के। तो यही सेम चीज इंडिया में भी तो की, कितना मौके का फायदा उठाया। हर कंट्री में बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अरे उनने देख लिया, अरे धर्म, हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म है, अगर एक हो गए तो हम हार जाएंगे, इनको अलग अलग करो। कहीं ना कहीं यहीं से सीखा ना। और अंग्रेजों ने जो यहां पे सीखा वो इंडिया में भी बहुत अप्लाई किया है। आगे हम हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स है,